You are watching Chemistry by Sadhanwar. For coaching and tuition classes of Matric, FSC, O level, and A level students, kindly contact at this WhatsApp number 0331 तो जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन क्या होता है? चेन रिएक्शन, इसके स्टेप्स, इस पर हम पहले भी कभी बात कर चुके हैं, तो मेरा फोकस आज चेन रिएक्शन और उसके स्टेप्स नहीं होंगे। मेरा फोकस उन एग्जाम्पल को सॉल्व करना होगा, डेरिवेशन करना होगा, क्योंकि ये थ्योरी लिटरेचर ये आपको बुक से मिल जाता है। डेरिवेशन बुक्स में वैसे नहीं मिलती, या अगर मिलती है तो वो इस तरह मिलती है कि समझ नहीं आ रही होती। तो मेरा फोकस होगा कि आज आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू चेन रिएक्शन को समझाया जाए। चेन रिएक्शन की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर द रिएक्शंस विच आर completed in several successive steps। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, several successive steps लगते हैं। यानी एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, कई स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट होता है। These reactions are initiated by light, हीट और सर्टन मेटालिक वेपर्स। जो स्टेप्स कौन से हैं जो चेन रिएक्शन में लगते हैं? चेन इनिशिएशन एक स्टेप है, दूसरा स्टेप चेन प्रोपगेशन का है, तीसरा स्टेप चेन टर्मिनेशन का है। इन स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स की थ्योरी क्या है, ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। यह है डिकम्पोजिशन ऑफ एक कंपाउंड है जिसका नाम एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड एक कंपाउंड है, इसकी डिकम्पोजिशन से हम समझेंगे कि चेन रिएक्शन कैसे होता है। पहले मैं डायरेक्ट एक रिएक्शन लिख देता हूँ जिसमें ये कंपाउंड एसिटाल्डिहाइड डिकम्पोज होकर कन्वर्ट होता है मीथेन में और कार्बन मोनोऑक्साइड में। फिर ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कुछ ऐसे होता है, के रेट कांस्टेंट और एसिटाल्डिहाइड की कंसंट्रेशन, और इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन तो हमने लिख दिया। इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 3/2 बनता है। हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। तो अब हमारा फोकस ये होने वाला है कि ये इक्वेशन कैसे आ गई, ये बात हम कैसे कर रहे हैं, ये बात हमने कैसे लिखी है, इस चीज़ को हमने प्रूव करना है, इस चीज़ को हमने साबित करना है, इस चीज़ को आपको दिखाना है करके। तो इसको दिखाने के लिए हमें चेन रिएक्शन को कई स्टेप्स में करना है, वो हम करेंगे अगले पेज पे। ये लिखने लगा हूँ, आपके सामने लिखूँगा ताकि आप ज़्यादा बेहतर समझ सकें। एसिटाल्डिहाइड लिखा, कंपाउंड CH3CHO, पहला स्टेप्स K1। पहले स्टेप में एक फ्री रेडिकल बना। जो फ्री रेडिकल बना, इस स्टेप को हम चेन इनिशिएशन बोलते हैं। फिर दूसरे स्टेप में एक फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके इसने मीथेन बना दिया, और साथ में एक फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल भी जनरेट कर दिया। ये फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, ये जो फ्री रेडिकल जनरेट किया था, थर्ड स्टेप में इस फ्री रेडिकल की डिकम्पोजिशन हुई और कार्बन मोनोऑक्साइड और एक और फ्री रेडिकल बन गया। ये प्रोपागेशन हो रही है। ये इनिशिएशन का स्टेप है, ये प्रोपागेशन हो रही है, फ्री रेडिकल बन रहे हैं। फ्री रेडिकल का बनना, जो फ्री रेडिकल बन रहे हैं और आगे आगे हम प्रोपागेट कर रहे हैं, ये प्रोपागेशन है। फिर फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, एक ये फ्री रेडिकल जो बना था, ये फ्री रेडिकल के दो फ्री रेडिकल, फोर्थ स्टेप में दो फ्री रेडिकल ने आपस में रिएक्ट किया और रिएक्ट करके C2H6 यानी कि ईथीन बना दिया। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सॉरी ईथेन बना दिया, ईथेन। तो ये स्टेप आपने बिल्कुल करेक्ट लिखने हैं। अक्सर एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि ये स्टेप्स गिवन होते हैं, इन स्टेप्स के थ्रू हमने आगे प्रोसीड करना होता है। ये स्टेप्स इन स्टेप्स में अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाए, ये स्टेप हम ना सही तरह लिख पाएँ, इन स्टेप्स में कोई एरर आ जाए, तो हमारा आगे सारा प्रोसेस खू खाते में गिर जाता है, ज़ाया हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, सारी मशक्क़त ज़ाया हो जाती है। तो इन स्टेप्स का सही होना बड़ा ज़रूरी है। तो इस रिएक्शन को ये थे स्टेप्स, जिन स्टेप्स को हमने लिखा। इसमें जो आखिरी स्टेप्स है जब फ्री रेडिकल रिएक्ट करके एक उसने इथेन बना दिया, ये टर्मिनेशन का स्टेप है। आगे बात नहीं चलेगी, बस कहानी ख़त्म, ये टर्मिनेशन हो गई। तो अब चूँकि कंपाउंड डिकम्पोज हुआ है इसलिए माइनस लिखेंगे, और कंसंट्रेशन एसिटाल्डिहाइड जो डिकम्पोज हुआ विद टाइम वो बराबर है। अब देखें मैं कैसे इक्वेशन डेवलप करूँगा। पहले स्टेप K1 में क्या हो रहा है
K1 में ये डिकम्पोज हो रहा है CH3CHO, और कहाँ पर डिकम्पोज हो रहा है, प्लस K2 वाले स्टेप में भी ये देखें डिकम्पोज हो रहा है, तो K2 लिखते हैं, छोटा वैसे K2 लिखना चाहिए था लेकिन चलें, CH3 और CH3CHO ये मिल रहे हैं, तो ये CH3CHO से जल्दी हार्ड डिकम्पोज हो रहा है, और आगे कहीं ना ये डिकम्पोज हो रहा है, अगले किसी स्टेप में ना ये बन रहा है। तो ये हमारे पास एक मेन इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 का नंबर अलॉट कर दिया। अब इस इक्वेशन 1 से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन 1 में हमारे पास ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है, हमें अगर इसकी वैल्यू मिल जाए तो इसकी वैल्यू पुट कर दें तो कहानी बड़ी आसान हो जाएगी। तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल और उसकी कंसंट्रेशन इन अबव इक्वेशन। तो मिथाइल फ्री रेडिकल के बारे में हम बात करने वाले हैं। मिथाइल फ्री रेडिकल की जो फॉर्मेशन है, अब यहाँ हम एक रूल लगाएंगे, वो रूल कहलाता है स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। शायद आपने नाम सुना हो या ना सुना हो, स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन कहता है, यह रूल बताता है कि जब कोई फ्री रेडिकल बनता है, जितना बनता है उतना ही डिकम्पोज हो जाता है। किसी फ्री रेडिकल जितनी मिकदार में बनता है उतनी मिकदार ही में डिकम्पोज हो जाता है। यानी ये रूल कहता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है ये बराबर है मिथाइल फ्री रेडिकल के रेट ऑफ डिकम्पोजिशन के। ये स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल। यानी स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन रूल क्या कहता है कि किसी फ्री रेडिकल का बनना और उसी फ्री रेडिकल का ख़त्म हो जाना ये दोनों बराबर हैं। किसी फ्री रेडिकल का बनना उसी फ्री रेडिकल का ख़त्म हो जाना ये दोनों बराबर हैं। अभी जो लिखा है ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल ये बराबर है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल। ये पेज नंबर को शो कर रहा है। अब हम रेट ऑफ फॉर्मेशन पहले निकाल लेते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल ऐसे लिखी जाएगी, मिथाइल फ्री रेडिकल की रेट ऑफ फॉर्मेशन विद टाइम। तो ये हम अब कैसे निकालेंगे, ये सीखने की बात है। ये हम अब निकालेंगे इन स्टेप्स को सामने रखकर हम मिथाइल फ्री रेडिकल की रेट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इन स्टेप्स में देखें कि मिथाइल फ्री रेडिकल बन कहाँ पर रहा है। पहले स्टेप में देखें मिथाइल फ्री रेडिकल बन रहा है, दूसरे स्टेप में तो ख़त्म हो रहा है, और तीसरे स्टेप में मिथाइल फ्री रेडिकल बन रहा है, और चौथे स्टेप में भी ख़त्म हो रहा है। पहले तो हम मिथाइल फ्री रेडिकल की रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं। तो हमने इन स्टेप्स को नोट कर लिया। आपने देख लिया कि मिथाइल फ्री रेडिकल इस स्टेप में बन रहा है और इससे बन रहा है, थर्ड स्टेप में इससे मिथाइल फ्री रेडिकल बन रहा है। तो देखिए मैं कैसे लिखूँगा, इसमें कुछ याद नहीं करना, बस इसको देखकर जस्ट कॉपी पेस्ट मार देना है, लेकिन कुछ सोच समझ कर। पहले इस स्टेप में CH3CHO इस स्टेप में बना प्लस K3 CH3CO और इस स्टेप में बना। तो हमने लिखा था ना, इस स्टेप में बना मिथाइल फ्री रेडिकल, इस स्टेप में बना और इससे बना, इस स्टेप में बना और इससे बना। तो ये हमने लिख दिया। अब हमने लिखना है कि मिथाइल फ्री रेडिकल डिकम्पोज कहाँ पर हो रहा है। डिकम्पोजिशन मिथाइल फ्री रेडिकल इस स्टेप में डिकम्पोज हो रहा है और मिथाइल फ्री रेडिकल इस स्टेप में डिकम्पोज हो रहा है। यानी K2 और K4 वाले स्टेप में मिथाइल फ्री रेडिकल का ख़ात्मा हो रहा है। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन में हम लिख देंगे उन स्टेप्स के बारे में जिन स्टेप में मिथाइल फ्री रेडिकल ख़त्म हो रहा है। K2 में ख़त्म हो रहा है, इस तरह ख़त्म हो रहा है, ये लिखेंगे। और किस में ख़त्म हो रहा है, और फोर्थ स्टेप में K4 CH3। अब यहाँ एक ट्रिक है, एक बात बहुत ध्यान से सुननी है। तो ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि स्टेप 4 में देखें 2 मिथाइल फ्री रेडिकल हैं।
तो यहाँ हमने 2 लिख देना है, और सिर्फ यहाँ ही नहीं 2 नहीं लिखना, सिर्फ यानी यहाँ भी लिखना है और यहाँ पावर में भी 2 लिख देना है। ये बात बच्चों को कंफ्यूजिंग करती है। ये बात देख लें कि स्टेप 4 में मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके इथेन बना रहे हैं। तो 2 मिथाइल फ्री रेडिकल रिएक्ट कर रहे हैं, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन में हम कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन में हम ऐसे लिखेंगे कि K4 मिथाइल फ्री रेडिकल 2 हैं, तो यहाँ पावर लगा दें, और यहाँ भी लाजमन 2 लगाना है। इस 2 से भूल नहीं जाना कि ये 2, यहाँ भी लाजमन 2 लगाना है, वरना सारी गेम ज़रा सी बात पे बरसों के याराने गए। चलो अच्छा हुआ कुछ लोग तो पहचाने गए। तो इस इक्वेशन को भी हम एक नंबर दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नंबर दे देते हैं। अब इक्वेशन 2 में देखें, इक्वेशन 2 में आपको एक और फ्री रेडिकल मिलेगा, ये वाला एसिटाल्डिहाइड फ्री रेडिकल। अब इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, मसला बढ़ गया, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू निकालना कौन सी क़यामत है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, कहीं कुछ याद नहीं करना, इन स्टेप्स को देखकर इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। अब ये बन कहाँ रहा है? स्टेप 2 में बन रहा है, ख़त्म कहाँ हो रहा है? स्टेप 3 में ख़त्म हो रहा है। तो बहुत सिंपल हम लिखेंगे, स्टेप में बन रहा है और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है? K3 वाले स्टेप्स में। तो हम लिख लेंगे बहुत सिंपल, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड फ्री रेडिकल विद टाइम, यानी अकॉर्डिंग टू स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन K2 ने मेरे ख्याल में छोटा लिखना चाहिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हमने लिख दिया, फॉर्मेशन लिख दी, एसिटाल्डिहाइड फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन लिख दी, और इसकी फॉर्मेशन बराबर है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन के। अब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या है? एसिटाल्डिहाइड ही का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। वो कौन से स्टेप में है? K3 वाले स्टेप में, CH3CO। तो ये डिकम्पोज हो रहा है, तो हमने इसकी डिकम्पोजिशन को लिख दिया। यहाँ से हम क्या कर लेंगे? यहाँ से हम इस चीज़ को सेपरेट आउट कर लेंगे, सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से सेपरेट किया, CH3CO ये एक रेडिकल है, इज़ इक्वल टू K2 कंसनट्रेशन ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल और इनटू कंसनट्रेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड डिवाइडेड बाय K3। एक दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन गई, इसको इक्वेशन 3 का नंबर क्या दिया। अब क्या करना है? अब इक्वेशन 2 में इस जगह पे इक्वेशन 3 पुट कर दो, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 ये वाली थी, इक्वेशन 2 ख़ुद ज़रा पुट करके देखो, K1 CH3CHO प्लस K3। अब इस जगह पर क्या करना है? इक्वेशन 3 से ये वैल्यू पुट कर देनी है, ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो इस वैल्यू को पुट कर देंगे जनाब, वैल्यू क्या है? K2, जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। फ़िज़िकल केमिस्ट्री की है तो ब्यूटी है, यहाँ कॉपी पेस्ट बहुत चलता है। मेमोराइज़ ज़्यादा नहीं करना होता, अंडरस्टैंड ज़्यादा करना होता। अलबत्ता अंडरस्टैंडिंग एक आर्ट है, अंडरस्टैंडिंग कोई मजाक नहीं, वो एक ज़बरदस्त चीज़ है। ये सारा उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो, K2 CH3CHO, जगह नज़र आ रही है CHO। थोड़ा सा पेज इधर करें, CHO। इसके बाद जनाब वहाँ प्लस 2K4 CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल और ये स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से कुछ कटेगा, जो कटेगा वो मेरे अज़ीज़ तलबा वो हम काट के रख देंगे, जो बचेगा वो बचा लेंगे। एक तो ये K2 इस K2 से कट रहा, ये K3 इस K3 से कट रहा, ये मिथाइल फ्री रेडिकल इस मिथाइल फ्री रेडिकल से कट रहा। हाँ, ये चीज़ें कट रही हैं। तो नहीं बल्कि ये वाला भी इसके साथ कट रहा। तो यहाँ पर सिर्फ ये बच गया, और यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया? यहाँ पर जो बच गया K1, ये तो वैसे ही आएगा, K1 CH3
CHO और इधर बच गया 2K4 CH3 रेडिकल उसकी पावर 2। यहाँ से हम आगे चलते हैं। तो यहाँ से अब हमने CH3 निकालना है, इसको सेपरेट आउट करना है। तो CH3 और उसका रेडिकल और स्केयर इधर ही रहने दीजिए। K1 CH3 CHO और ये 2K4 जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर थल्ले लग जाएगा, उसके डिवाइड हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना था, CH3 सिर्फ, ये जो ऊपर स्केयर है ये फालतू है, तो यहाँ भी अंडर रूट ले लें और यहाँ भी अंडर रूट ले लेंगे। CH3 CHO ओवर 2K4, यहाँ भी अंडर रूट स्केयर रूट ले लेंगे। अंडर रूट स्केयर रूट लेने से क्या होगा ये कि ये इसके साथ कट जाएगा, लड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और इधर सिर्फ CH3 फ्री रेडिकल कंसंट्रेशन रह जाएगी। इधर K1 CH3 CHO डिवाइडेड बाय 2K4 अंडर रूट। और ये एक और इक्वेशन हमारे पास बन गई। इसको पिछली इक्वेशन, अगर इसको इक्वेशन 4 कह दें, पिछली 3 थी, इसको 4 कह दें। अब करना ये है कि ये जो इक्वेशन 4 है, इस इक्वेशन 4 को इस इक्वेशन 1 में इसकी जगह पे पुट करना है। इक्वेशन 1 में इसकी मिथाइल फ्री रेडिकल की जगह पे इक्वेशन 4 से मिथाइल फ्री रेडिकल की वैल्यू पुट कर देनी है। तो लिख दें पुट CH3 फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 सारी की सारी वैसे लिखनी है और इसकी जगह पे जस्ट हमने उसकी वैल्यू को इंसर्ट कर देना है, वैल्यू को लगा देना है, वैल्यू को लिख देना है। बाकी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी, बाकी कुछ ना बिगड़ेगा और कुछ नहीं करना। और इक्वेशन के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी वरना गलती ना हो जाए कहीं। CH3 CHO है जनाब साहब। इसके बाद ये CH3 CHO अंडर रूट से बाहर है ना, हाँ ये वाला बाहर है और ये वाला अंदर है। वैल्यूज़ पुट कर दी। अब यहाँ से आगे चलते हैं। उसी क्वेश्चन को ज़रा मैं दोबारा लिख रहा हूँ इस पेज पर। K2 डिवाइडेड बाय K1 ओवर 2K4 और ये था CH3 CHO, इसके ऊपर अंडर रूट डालने के बजाय ना अंडर रूट की वैल्यू 1/2 लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कुछ भी गलत नहीं होगा, जस्ट हमने वैल्यू लिखनी है। अब इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1/2 और इसकी पावर है 1, तो ज़रा इसको सॉल्व करो। 2 1 2 तो पावर 3/2 बन जाएगी इन दोनों को जब मिला कर लिखेंगे। तो ये वैसे ही K1 CH3 CHO प्लस, अब ये देखें यहाँ पर आप गौर करें कि ये सारे कांस्टेंट्स हैं, सारे कांस्टेंट्स हैं। तो इन कांस्टेंट्स को हम एक कांस्टेंट्स का नाम दे देते हैं, वो कांस्टेंट K का नाम दे देते हैं, या आपका जो पसंद का नाम है, अपने दिल का नाम भी लिख दें, यहाँ पर K का नाम दे देते हैं। तो प्लस इसकी जगह पे K लिख देंगे और CH3 CHO। अब इन दोनों की पावर जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, पावर ऐड होने से 3/2 हो गया और ये K इसकी जगह पे आ गया। तो ये इक्वेशन बन गई। अब ये चीज़ है पहले स्टेप में, ये देखें, ये पहला स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ, ये बल्कि ये नहीं, ये वाला पहला स्टेप्स K1। अगर हमारी इनिशिएशन बहुत ही कम हो, यानी बहुत थोड़ी इनिशिएशन हो लेकिन बहुत थोड़ी हो, जब बहुत थोड़ी इनिशिएशन होगी तो बहुत थोड़ी इनिशिएशन होने से इसकी वैल्यू बहुत कम होगी, इतनी कम होगी कि हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। ये वाली बात यहाँ पे लिख दें पहले, बल्कि ये लिखें, एक टर्म है चेन लेंथ, ये बराबर होती है, रेशो होती है रेट ऑफ प्रोपागेशन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इनिशिएशन।
जब इनिशिएशन बहुत कम होगी, इनिशिएशन बहुत कम होगी तो चेन लेंथ ज़्यादा होगी, या यूँ कह लें कि अगर चेन लेंथ ज़्यादा है तो रेट ऑफ इनिशिएशन बहुत कम है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। इस वजह इसीलिए हम लिखेंगे इफ़ द चेन लेंथ is longer, chain length is longer, then it means propagation is more, propagation is faster than initiation, यानी initiation बहुत कम है। so initiation step, initiation INITIA, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गया कहीं मुझसे। सो इनिशिएशन स्टेप इज़ निगलेक्टेड। क्यों निगलेक्टेड? क्योंकि बहुत थोड़ी वैल्यू है, निगलेक्टेड। और इनिशिएशन स्टेप हो का रही है पहले स्टेप में, इस स्टेप में इनिशिएशन हो रही है, इसको हमने निगलेक्ट कर देना है क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है। तो यहाँ से ये वाली टर्म हमारी निगलेक्ट हो जाएगी, ये निगलेक्टेड, ये टर्म निगलेक्टेड हो जाएगी, निगलेक्ट, ये टर्म निगलेक्ट हो जाएगी। तो पीछे टर्म बच जाएगी, जो टर्म बच जाएगी वो कुछ ये बच जाएगी, -DCH3, ये माइनस है, इज इक्वल टू हो गया CHODT इज इक्वल टू KCH3, क्योंकि ये तो निगलेक्ट होगी, अब सिर्फ ये लिखेंगे CH3 CHO3/2। इस तरह हमने ये काम कर दिया, ये डेरिवेशन कर दी। कुछ किताबों में K स्मॉल लिखा हुआ है, मेरा ख्याल है स्मॉल बेहतर रहेगा, या देख लें आप, इसको ख़ुद देख लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे। प्लीज़ इसको डाउनलोड मत करना और अपने क्लास वालों के व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे इस वीडियो को घुमा दो।